हाँ जी, शजा से हमने शुरू करना था। 337। शजा जो है बेसिकली ये हर्ट की एक काइंड है। whoever causes on the head or face of any person। शजा एक ऐसे हर्ट को हम कहते हैं जिसके अंदर जो चोट है या जो हर्ट पहुंचाया जा रहा है वो हेड के ऊपर, ठीक हो गया, या फेस के ऊपर आपके है। यानी कि गर्दन से ऊपर ऊपर जो चोट पहुंचाई जाएगी वो शजा के अंदर फॉल करेगी। ठीक हो गया जी। आगे शजा की मजीद काइंड है। शजा जैसे कि यहाँ पे शजा खफीफा है, शजा मदीहा है, शजा हाशिमा है, शजा मनाकिला है। ठीक हो गया जी। तो ये जो है नीचे एक और दो और भी होंगी। हाँ जी, आ गई शजा आमा एंड शजा दमीजा। ठीक हो गया जी। ये काइंड है शजा की। ये जो काइंड है ये आपने पढ़ लेनी है, आपको पढ़ने से ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब जैसे ये जो एक शजा है, विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम इज सेड टू कॉज शजा खफीफा, और बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट काजिंग फ्रैक्चर इज सेड टू कॉज शजा मदीहा। आपने हड्डी नजर आ रही है, चोट पहुंचाई है, स्किन हट गई है नीचे से, हड्डी नजर आ रही है, हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ, शजा मदीहा हो गया। खाली आपने जो है उसके एक बोन नजर नहीं आई, बस वो ऊपर से खाल छिल गई है, तो वो आपका शजा खफीफा। ये शजा की मुख्तलिफ काइंड पढ़ लेनी है। मेन जो बात थी वो ये थी कि शजा क्या है। शजा से मुराद एक ऐसी चोट है जो गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में पहुंचाई जाए, जो आपके एक हेड के ऊपर या आपके फेस के ऊपर पहुंचाई जाए। समझ आ गई जी शजा की? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब कुछ शजा के हवाले से। शजा की जो एक पनिशमेंट्स हैं वो जैसे हमने शजा की मुख्तलिफ काइंड्स पढ़ी है ना, इसी तरह वन बाय वन इनकी नीचे जो है पनिशमेंट भी अलग से दी गई है। देखें, शजा खफीफा यहाँ पे बताया गया है, इसकी पनिशमेंट है यहाँ पे 2 साल। ठीक हो गया। उसके बाद सजा मदिया की है। तो इनको भी आपने वन बाय वन सबको रीड आउट कर लेना है। ये इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है। तो ये जो है आप लोगों ने खुद से देख लेंगे। अच्छा जी, जुर्म। अब सजा हमने पढ़ लिया। जुर्म से क्या मुराद है? जब भी आपको कोई इंजरी पहुंचाई जा रही है या हर्ट पहुंचाया जा रहा है सर या फेस के अलावा, वो तमाम के तमाम जो हर्ट है या वो तमाम की तमाम इंजरीज जुर्म के अंदर फॉल करती हैं। ठीक हो गया जी, पढ़ लेते हैं इसको। Whoever causes on any part of the body of a person on the head or face a hurt which leaves a mark of the wound, whether temporary or permanent, is said to cause jur। समझ आ गई है? तो हेड और फेस के अलावा कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई चोट पहुंचाई जाएगी तो वो जुर के अंदर फॉल करेगी। अच्छा जी, अब जुर की मजीद अगर हम देखें तो दो काइंड्स हैं, जुर जायफा और गैर जायफा। शजा के ऊपर कितनी काइंड्स हमने देखी थी जी? शजा की काइंड्स थी 1 2 3 4 6। 6 काइंड्स थी शजा की। जुर की हैं 2 काइंड्स। अच्छा जी, जुर जायफा और जुर गैर जायफा। जुर जायफा से क्या मुराद है? whoever causes जुर in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to cause जायफा। जो आपकी बॉडी कैविटी, ये जो पसली है, अगर यहाँ पे चोट पहुंचाई जाती है तो ये जुर जायफा कहलाएगा। और इन पसलियों के अलावा अगर बॉडी के किसी नीचे वाले हिस्से में, बाजुओं पे, यहाँ पे जो है वो एक आपको चोट पहुंचाई जाएगी तो वो गैर जायफा होगी। इनकी पनिशमेंट्स भी दोनों की जो है वो अलग अलग हैं। अच्छा जी, गैर जायफा की आगे मजीद 6 काइंड हैं। ठीक हो गए जी। गैर जायफा दमीमा, बदीहा, मुतालिमा, मदहीहा, हाशिमा और मनाकिला। ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, और इनकी जो एक पनिशमेंट्स है वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये यहाँ पे इनको बड़े अच्छे से डिटेल से समझाया भी गया है, बताया भी गया है। और ये याद करने वाली चीजें हैं, ये आपने याद खुद से करनी है। समझ आ रही है जी? जी हाँ जी, सर। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बताने वाली चीज नहीं है, ये एक्सप्लेन करना था इन हर्ट को या इंजरीज को, मैंने कर दिया। अभी आप लोगों ने खुद पढ़ना है। अब देखें, जैसे द मीहा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू
दमान एंड मे, दमान का आप लोगों को पता है कि क्या होता है? एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल तक की कैद की सजा है, इसके अंदर ही आपको दमान पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई चीज है नहीं इसके अंदर जो मैं आपको समझाइए जी। जी जी सर। सर। ओके, 337 जी है, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब बाज लोग जो है वो बड़ी गैर मुनासिब अंदाज में और बड़े नेग्लिजेंट वे के साथ ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। उनकी क्या पनिशमेंट है? whoever causes hurt by rash or negligent driving shall be liable to arrest or demand specified for the kind of hurt caused। यहाँ पे ये कहा गया है कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग या रैश के बदले में कोई भी आपको एक हर्ट पहुंचाया गया है, तो जो उस हर्ट पहुंचाने की जो सजा है, एक तो वो आपको वो दी जाएगी। ठीक हो गया? अर्श या दमान जो भी स्पेसिफाइड है उस एक इंजरी के बदले में, तो वो आपको पे करना पड़ेगी। ठीक हो गया? वो जो एक विक्टिम को आपको देना पड़ेंगे। एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years एज ताजीर। और ताजीर के तौर पे आपको 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक एक नेग्लिजेंट वे के अंदर ड्राइविंग कर रहा था, आगे से कोई बंदा आया, उसने उसको हिट कर दिया, तो ऐसी सूरत में उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है बाजू की। तो इस जो हर्ट उसने पहुंचाया, इसकी जो एक अर्श या दमान जितना स्पेसिफाइड है पीछे जो हम चोटें पढ़ के आए हैं, तो उनके अंदर बाकायदा जो पनिशमेंट्स हैं वो हर एक की अलग अलग बताई गई है। तो एक तो वो पैसे पे करना पड़ेंगे आपको अर्श या दमान की सूरत में, और दूसरा आपको 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट है 337, पनिशमेंट फॉर हर्ट द रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। अब जैसे रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है, ऐसे बाज औकात बाज लोग एक अपना जो एक्ट है या वो कोई काम कर रहे हैं वो इस तरह से नेग्लिजेंट के साथ करते हैं कि उसके जरिए से किसी बंदे को नुकसान पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे से बंदा जा रहा है और गली है, आप नीचे से ऊपर जो है वो ईंटें फेंक रहे हैं, और बड़े एक आपने कोई एहतियाती तदाबीर उस हवाले से अडॉप्ट नहीं की है, और वो ईंट जो है वो फिसलती है और उस बंदे के सर में जाके लगती है। तो ऐसी सूरत में जो आपका एक्ट है वो आप रैश या नेग्लिजेंट वे के अंदर अपना किया है। तो इस हवाले से जो पनिशमेंट है, whoever causes hurt by rash or negligent act other than rash or negligent driving, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग को आप निकाल दे इसमें से, shall be liable to arrest or demand specified for kind of hurt। जो demand उस हर्ट के अंदर जो है उसकी पनिशमेंट के अंदर पेबल है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। Cause and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years as ताजीर। और आपको 3 साल तक की कैद की सजा उसके अंदर सुनाई जा सकती है। ठीक हो गया? Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months और with fine or with both। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है रैशली और नेग्लिजेंटली, और उसके अंदर आपने लोगों की जिंदगी को खतरे के अंदर डाला है, तो ऐसी सूरत में भी आपको 3 महीने तक की कैद या जुर्माना, ये दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। ठीक हो गई? अब जो मोटर बाइक्स चला रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, तो 337 उनके ऊपर लगा दी जाती है कि अभी तक उन्होंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया ऐसा सच नहीं होता। ठीक हो गया? लेकिन फिर भी पुलिस 337 के सब सेक्शन 2 के तहत उनको बंद कर देती है, क्योंकि उन्होंने दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाला या जो पर्सनल सेफ्टी है उसको खतरे में डाला। अब बात का ऐसा होता है कि वन व्हीलर जा रहा होता है और वो दूसरे को हिट कर देता है, अक्सर ऐसा मतलब देखने में आता है। तो ये चीजें इस तरह से हैं। समझ आ गई जी यहाँ तक? जी सर। जी सर। 37I, पनिशमेंट फॉर काजिंग हर्ट बाय मिस्टेक, खता। ठीक हो गया जी? अब आपने हर्ट पहुंचाया बाय मिस्टेकनली, जैसे बाय मिस्टेकनली पीछे आप कत्ल पढ़ के आए थे, ऐसे हर्ट भी तो काज हो सकता है बाय मिस्टेकनली। whoever causes hurt by mistake, खता,
shall be liable to arrear the bond specified for the kind of hurt caused। अगर आपने गलती से किसी बंदे को हर्ट पहुंचा दिया है, मिस्टेकनली आपसे एक एक्ट हुआ है, आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपने जानबूझ के नहीं किया, तो आपको उस हर्ट का जो एक पीछे पनिशमेंट दी गई है उसके अंदर जो अर्श या दमान पेबल है वो आपको पे करना पड़ेगा। और जो ताजीर है वो यहाँ पे लागू नहीं होती, यानी कि कैद की जो सजा, ताजीर से मुराद कैद की सजा यहाँ पे लागू नहीं होती। अच्छा जी, 337 जे है सेक्शन नेक्स्ट, काजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ ए पॉइजन। Whoever administers to or cause to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or such other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt may, in addition to the punishment of harsh or demand provided for the kind of hurt caused, be punished having regard to the nature of the hurt caused, with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी बंदे को जहर दिया या कोई नशा आवर चीज दी, ठीक हो गया जी, आपने उसकी बगैर मर्जी से आपने उसको इंटॉक्सिकेट किया और आपका मतलब या मकसद ये था कि इससे इस बंदे को नुकसान पहुंचेगा, ठीक हो गया, या फिर आपने फैसिलिटेट किया, तो ये ऑफेंस जो है उसको कमिट होने में आपकी जो इंटेंशन थी वो रॉन्ग थी, इसके अंदर आपने जानबूझ के उसको इंटॉक्सिकेट किया या पॉइजन उसको दिया, तो ऐसी सूरत में उसको को हर्ट पहुंचा, तो एक जो उस हर्ट की सजा है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, अर्श भी दमान भी जो उसके अंदर स्पेसिफाइड होगा वो भी, साथ जो ताजीर मेंशन है वो भी। लेकिन उन सब चीजों के साथ साथ वो जो हर्ट पहुंचा उसकी सजा के साथ साथ आपको फर्दर 10 साल तक की कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। समझ आ गई है जी? जी सर। जी सर। 337 के है जी नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन, causing her to extort confession or to compel restoration of property। Whoever causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of any offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall, in addition to the punishment of qisas or shardman, as the case may be, provided for the kind of hurt caused, be punished having regard to the nature of the hurt caused, with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as ताज़ीर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी बंदे को पकड़ा, उसको मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया और आपका मकसद उससे कुछ कन्फेशन करवाना था या कुछ प्रॉपर्टी जो है वो उससे बरामद करवाना थी, ठीक हो गया, तो ऐसी सूरत में आपने उसको मारा पीटा, उसको आपने हर्ट काज किया, तो आपको जो उस हर्ट की सजा है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, अर्श या दमान की सूरत में भी मिलेगी, और उस हर्ट की जो ताजीर वाली सजा है वो भी मिलेगी। उन सब के साथ साथ आपको 10 साल तक की कैद की मजीद सजा भी सुनाई जाएगी। समझ आ गई है जी? अब बाज लोग चोरी की शुबे के तौर पे मुश्तबा अफराद को पकड़ लेते हैं, या राह चलते किसी बंदे को पकड़ा और उसको मारना शुरू कर दिया कि आपने हमारी ये चीज चुरा ली है, या कन्फेशन करो कि आपने ये चीज चुराई है, या उस प्रॉपर्टी को उससे एक रिस्टोर करवाने के लिए उसको मारपीट का निशाना बनाते हैं, तो भी ये इलीगल है अकॉर्डिंग टू 337 के। समझ आ गई है जी? जी सर। 337L, punishment for other hurt. Whoever causes hurt not mentioned herein before, which endangers life or which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days or more, or renders him unable to follow his ordinary pursuits for 20 days or more, shall be liable to demand and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपर जितने एक हर्ट दिए गए हैं, इनके अलावा
हर्ट स्टार्ट किया जाता है, या बॉडीली पेन जो है, इस तरह की इंजरी पहुंचाई जाती है जिससे आपकी बॉडीली आप पेन का शिकार हो जाते हैं। वो 20 डेज का टाइम पीरियड भी आ गया है। तो ऐसी सूरत में आपको जो एक सजा है वो 7 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है या सुनाई जाएगी। Whoever causes hurt not covered by subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। इसके अलावा कोई हर्ट पहुंचाया जाता है जो कि 337L के अंदर भी कवर नहीं हो रहा है, सबसेक्शन 1 के अंदर, तो उसकी जो सजा है वो 2 साल होगी। हर्ट नॉट लायबल टू किसास, कौन से जो एक एक हर्ट है वो नॉट लायबल टू किसास है। हर्ट शैल नॉट बी लायबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली व्हेन द ऑफेंडर इज द माइनर और इनसेन। जब ऑफेंडर माइनर या इनसेन हो तो किसास लागू नहीं होता। ठीक हो गया जी। Provided that he shall be liable to arrest and also to ta'zir be determined by the court, having regard to the age of offender, circumstances of the case and the nature of the hurt cause। समझ आ गई है कि किसास माइनर या इंसेन के ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि वहां पे आपको अर्श या दमान जो है पे अर्श पे करना होगा, या फिर ताजीर जो भी कोर्ट जो है उस केस के सर्कमस्टांसेस को देख के जो भी सजा सुनाएगी। B. When an offender at the instance of the victim causes hurt to him, provided that the offender may be liable to ta'zir provided for the kind of hurt caused by him। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो offender है उसने कोई इंस्टेंस जो है कोई एक्ट ऐसा किया था जिससे हर्ट काज हुआ उसको, ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में भी किसास जो है, किसास देखिए बराबरी की बुनियाद पे आता है, ठीक हो गया। अब ऐसी सूरत हाल भी आती है कि आपने किसी का पाँव काटा और आपका खुद का पाँव नहीं है, तो जो दूसरा पाँव है वो नहीं काटा जा सकता, यानी कि किसास जो है वो ऐसी सूरत में अप्लाई होता है जहां पे बराबरी आए। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 2 हाथ नहीं है, आपका एक हाथ है, तो भी आपके ऊपर आपका हाथ कटना है, ठीक हो गया, तो भी जो आपका एक बाकी मांदा हाथ है वो नहीं कट सकता, क्योंकि एक हाथ आपका ऑलरेडी नहीं है, दूसरा हाथ भी काट दें तो आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। ठीक हो गया, यानी कि आपने किसी का हाथ काटा था, जवाब में अब आपके ऊपर किसास लागू हो रहा है। आपका एक हाथ ऑलरेडी नहीं है तो दूसरा हाथ नहीं काटा जाएगा। जो एक एक जो एक पेयर है, यानी कि जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं पेयर के अंदर, वो सिंगल जो है वो काटा जाता है, ना कि डबल काटे जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। सी व्हेन द ऑफेंडर हैज कॉज्ड लॉस ऑफ फिजिकली imperfect organ of the victim and the convict does not suffer from similar physical imperfection of such organ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफेंडर ने कोई ऐसा ऑर्गन जो है काटा जो कि फिजिकली इम्परफेक्ट ऑर्गन था विक्टिम का, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वो एक ऐसा हाथ उसने काट दिया जो ऑलरेडी काम ही नहीं था करता, वो सूखा हुआ था। आ रही है समझ के नहीं आ रही? उसके अंदर जिंदगी नहीं थी, उसके अंदर जान नहीं थी, वो जमा हुआ था, वो जाम था, उसके साथ कोई भी जो है वो काम नहीं था होता। तो ऐसी सूरत में भी जवाब में ऑफेंडर का हाथ नहीं काट सकते आप। ठीक हो गया। नंबर डी, when the organ of the offender liable to qisas is missing, जब जो ऑर्गन है ऑफेंडर का वो ऑलरेडी मिसिंग है। वो मैंने हाथ वाली मिसाल आपको दे दी, या उसने नाक काटा किसी का, बदले में इसका नाक काटा जाना था, नाक इसका ऑलरेडी है ही नहीं, तो फिर कैसे उसको किसास की सजा देंगे? यानी कि फिर तो उसकी माफी है, लेकिन माफी ऐसा सच नहीं है उसको। यहाँ पे provided that offender shall be liable to arsh and may also be liable to ta'zir provided for the kind of hurt caused by him। ठीक हो गया। उसको अर्श भी पे करना, ताजीर भी पे करना होगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसकी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। मिस्टर ए एम्पुटेट्स द राइट ईयर ऑफ जी। ए ने जो जी है इसका जो राइट ईयर है ये काट दिया। द हाफ ऑफ विच वाज ऑलरेडी मिसिंग, जो आधा कान था जो उसने काटा वो ऑलरेडी मिस था। इफ एज राइट ईयर इज परफेक्ट, अब अगर ए का जो एक दायां कान बिल्कुल परफेक्ट है, ही शैल बी लायबल टू अर्श एंड नॉट किसास। वो अर्श पे करेगा, जो साथ ताजीर पे करेगा, नॉट किसास।
अब समझ आ गई है मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, कि किसास हमेशा बराबरी की बुनियाद के ऊपर पे किया जाता है। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। इसकी जो दो नीचे वाली इलस्ट्रेशन है वो देख लीजिएगा। 337N, cases in which qisas for hurt shall not be enforced। कौन कौन से जी केसेस हैं जहाँ पे किसास है किसी हर्ट के लिए एनफोर्स नहीं होता? when the offender dies before execution of qisas, जब ऑफेंडर मर जाए किसास एग्जीक्यूट होने से पहले, तो ऐसी सूरत में भी किसास जो एग्जीक्यूट नहीं होता। अब मरे हुए के तो नहीं आप बॉडी पार्ट्स जो है अलग कर सकते। बी, सबसेक्शन बी, when the organ of the offender liable to qisas is lost before the execution of qisas। अब जो ऑर्गन है ऑफेंडर का, जिस ऑर्गन के ऊपर एक लायबल टू किसास था, वो जो एक उसने पे करना था, यानी कि उसका कान काटा जाना था, वो अगर पहले ही डैमेज हो गया या खराब हो गया या खत्म हो गया या कट गया, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी एग्जीक्यूशन ऑफ किसास नहीं होगी। अच्छा जी, सी है, व्हेन द विक्टिम वेव्स द किसास और कंपाउंड द ऑफेंस विद बदले सुलह। बदले सुलह के तौर पे जो विक्टिम है उसने माफी दे दी है, तब भी किसास एग्जीक्यूट नहीं होगा। Number D, when the right of qisas devolves on the person who cannot claim qisas against the offender under this chapter। पीछे हम पढ़ आए हैं, उस दिन हमने पढ़ा है कि कौन कौन से लोग किसास क्लेम नहीं कर सकते। बच्चे अपने वालिदैन के क्लेम नहीं कर सकते, हम पढ़ के आए हैं ना। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर आप इस चैप्टर के अंडर फॉल नहीं करते कि आप किसास क्लेम करें ऑफेंडर से, तो ऐसी सूरत में भी किसास क्लेम नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आ गई जी यहाँ तक? आवाज आ? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक हो गया। 337O, वली इन केस ऑफ हर्ट। इन द केस ऑफ हर्ट द वली शैल बी द विक्टिम। सबसे पहला जो वली है वो कौन होगा हर्ट के केसेस के अंदर? वो होगा विक्टिम खुद, क्योंकि विक्टिम जिंदा है। कत्ल की सूरत में लीगल हेयर्स वली बन जाते हैं, और अगर बंदा खुद जिंदा है तो विक्टिम खुद वली होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन है इफ द विक्टिम इज अ माइनर और इनसेन। अब जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है वो या माइनर है या पागल है, हिज राइट ऑफ किसास शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिज फादर। तो ये जो राइट ऑफ किसास है ये उसके बाप जो है, उसका जो वालिद है उस इनसेन का या माइनर का, वो एग्जीक्यूट करवाएगा, यूज करेगा। और पैटर्नल ग्रैंड फादर या उसका दादा या कोई भी बंदा जो उसमें से जिंदा है, बाप है बाप करवा लेगा, बाप नहीं है दादा करवा लेगा, दादा भी नहीं है पर दादा जिंदा है वो करवा लेगा। Number B, the heirs of the victim if the latter dies before the execution of qisas। अब अगर विक्टिम मर गया है एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले, तो जो उसके बच्चे हैं ये लीगल हेयर्स हैं, वो जो है वली बन जाएंगे। ठीक हो गया जी, और वो एग्जीक्यूट करवाएंगे किसास को। नंबर सी, द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द विक्टिम और द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। बंदा है उसका आगे पीछे कोई नहीं आता, ऐसी सूरत में गवर्नमेंट जो है वो वली बन जाती है या वली बन जाएगी। ठीक हो गया जी। 337P, execution of qisas for hurt। Qisas shall be executed in public by an authorized medical officer who shall before such execution examine the offender and take due care so as to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the offender or exceed the hurt caused by him to the victim। अब क्या होना है जी, एग्जीक्यूशन होनी है किसास की। तो इस मकसद के लिए पहले डॉक्टर जो है वो उसको फिजिकली एग्जामाइन करता है, उस ऑफेंडर को, उसके बॉडी पार्ट्स को, और वो ये यकीन जो है वो करता है कि इस हर्ट के बदले में इस बंदे की डेथ काज नहीं होगी। ठीक हो गया जी। और दूसरे नंबर पे वो ये यकीन करता है कि ये जो एक एक हर्ट है या ये किसास एग्जीक्यूट हो रहा है, ये यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। द वली शैल बी, नेक्स्ट है जी, द वली शैल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इफ द वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट प्रेजेंट after having been informed of the date, time and place by the court, and officer authorized by the court in this behalf shall give permission। ये हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो वली का होना एग्जीक्यूशन ऑफ किसास के वक्त एक जरूरी है, उसको बकायदा बुलाया जाता है, टाइम डेट से उसको इन्फॉर्म किया जाता है। फिर भी अगर वो नहीं आता तो वो बंदा
जो कोर्ट की जानिब से ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, जो कोर्ट की जानिब से ऑथराइज करके बंदा भेजा जाएगा, वो एग्जीक्यूट करवाएगा किसास को। If the convict is a woman who is pregnant, the court may, in consultation with medical officer, postpone the execution of qisas up to a period of 2 years after the birth of the child. And during this period, she may be released on bail on furnishing of security to the satisfaction of the court, or if she is not so released, shall be dealt with as if sentenced to simple imprisonment. यहाँ पे अभी ये आ गई कि अगर वीमेन प्रेग्नेंट है और एग्जीक्यूट करवाना है, आपने किसास एग्जीक्यूट होना था, तो अगर वो एक वीमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे की पैदाइश के 2 साल बाद तक ये रोक लगा दी जाती है, ये पाबंदी लगा दी जाती है कि आप किसास एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते या नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। और उसको एक बेल के ऊपर रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसको ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट ये मुनासिब समझती है तो उससे सिक्योरिटी मांग के रिलीज कर देती है। अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती तो उसको एक कस्टडी में रख सकती है, यानी कि वो जेल उसको भेजा जा सकता है, लेकिन तब सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती उस प्रेग्नेंट वुमन को। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है बात की? जी सर। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अब है जी अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन्स। अब कितना अर्श? अर्श वो सजा, वो पिक्यूनरी सजा, वो पैसों की सजा जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर स्पेसिफाइड है। अर्श वो सजा, दमान वो सजा जो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोडिफाइड नहीं है। अदालत को जो मुनासिब समझेगा उतना जुर्माना डाल देगी। अब जो बॉडी के सिंगल ऑर्गन है, अगर वो काट दिए गए हैं, तो ऐसी सूरत में क्या सजा दी जा सकती है, क्या अर्श पे करना होगा? अब जैसे सिंगल ऑर्गन आपकी कौन से हैं? नोज आपका सिंगल ऑर्गन है। अच्छा, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर यानी कि जो सिंगल ऑर्गन हैं उनको, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ एन ऑर्गन विच इज फाउंड सिंगली इन ह्यूमन बॉडी शैल बी वैल्यू ऑफ दियत। इसकी जो सजा है अर्श के तौर पे वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत होगी। ठीक हो गया। नोज एंड टंग आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गन्स विच आर फाउंड सिंगली इन ह्यूमन बॉडी। ये नीचे आ गया, आपने जुबान काटी या ना काटी तो दियत के बराबर रकम आपको अदा करना होगी। अर्श फॉर ऑर्गन्स इन पेयर्स। अब जो आपके ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, पेयर्स की सूरत में उनको अगर काटा जाता है, तो ऐसी सूरत में द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन पेयर्स shall be equivalent to the value of diyat, and if इतलाफ is caused to one of such, तो half। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बॉडी पार्ट्स पेयर की सूरत में मौजूद हैं आपके एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर सिंगल काटा गया, एक काटा यानी कि दो कौन है, एक काटा गया तो आधी दियत अदा करनी होगी, दोनों काट दिए गए तो फुल जो पेमेंट है दियत की वो आपको अदा करनी होगी। ठीक हो गया जी। नीचे प्रोविजंस हैं, बड़ी जरूरी हैं। प्रोविजन दैट वेयर द विक्टिम हैज ओनली वन सच ऑर्गन और हिज अदर ऑर्गन इज मिसिंग और हैज ऑलरेडी बिकम incapacitated, the arsh for causing इतलाफ of the existing or capable organ shall be equal to the value of the। अब यहाँ कहा यह जा रहा है कि उस बेचारे का ऑलरेडी एक ही कान था, तो वो भी आपने काट दिया, तो ऐसी सूरत में पूरी दियत पे करना होगी। ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने तो एक ही कान काटा है तो मैं आधी दियत दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर उस बंदे के बॉडी ऑर्गन वो था ही सिंगल, वो ही जो दूसरा काम ही नहीं करता, वो एक ही काम करता था, वही आपने काट दिया, तो पूरी पेमेंट जो है दियत की आपको वो देना होगी। अब नीचे कौन कौन से ऑर्गन पेयर्स की सूरत में है वो नीचे उन्होंने थोड़े बहुत जो है वो बयान कर दिए। हैंड्स है, फीट है, आईज है, लिप्स हैं, ब्रेस्ट है, ये जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं ये पेयर्स की सूरत में अवेलेबल मतलब है आपके। अच्छा जी, 337S अर्श फॉर द ऑर्गन्स इन quadruplicate, the arsh for causing itlaf of organ found in a human body in a set of 4 shall be equal to। अब आपके पास ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो 4 सेट की सूरत में आपके पास एक अवेलेबल हैं, तो आपने उनमें से एक अगर ऑर्गन मिस किया तो 1/4 दियत, आपने अगर 2 ऑर्गन उसमें से जाया कर दिए तो हाफ दियत, 3 कर दिए तो 1/3 दियत, 3/4 दियत। ठीक हो गया। आपने चारों के चारों ऑर्गन उसको उड़ा दिए
तो फिर फुल दियत आपको पे करना होगी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ लें। eyelids are organs which are formed in a human body in a set of 4। आगे जी समझ, जो आपके आईलिड्स हैं ये 4 हैं। तो अगर आप ये किसी की काटते हैं या जाया करते हैं या उखाड़ देते हैं तो ऐसी सूरत में ये जो ऊपर वाली सजा है ये आपको दी जाएगी। अर्श फॉर फिंगर्स हैं जी। द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ अ फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट शैल बी 1/10 ऑफ द दियत। अब ये 10 हैं जो क्या आपके हाथ की उंगलियां या पाँव की उंगलियां, एक कटी 1/10, दो कटी 2/10, तीन कटी 3/10, चार कटी 4/10, 10 की 10 आपने काट दी है तो पूरी दियत पे करना होगी आपको। आगे जी समझ। हेलो, जी सर। सो तो नहीं गए? जी सर। जी सर। ओके। अच्छा जी, प्रोविजन है यहाँ पे द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ फिंगर शैल बी 30th ऑफ द दियत provided that where the itlaf is of a joint of a thumb the earth shall be 1/20th of the year। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जॉइंट आपने काटा, देखें आपकी एक फिंगर है, इसके 3 जॉइंट हैं, 3 जॉइंट है ना, ये ऊपर वाला जॉइंट काटा आपने तो 30th 30वां हिस्सा दियत का पे करना होगा। अब आप देख लें तो 3 जॉइंट है, 10 उंगलियां, 10 ज़रबे 3 30 बन गया, 30वां हिस्सा आपको देना पड़ेगा सिर्फ आगे वाला जो जॉइंट उड़ाने का। ठीक हो गया जी। अब अगर थंब का आपने जॉइंट उड़ाया, थंब जो है वो अब देखें उसके जॉइंट कितने हैं, 2 जॉइंट है, तो ये 20वां हिस्सा बन गया। अर्श फॉर टीथ द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी 1/20th ऑफ द दियत। एक दांत तोड़ा, 20वां हिस्सा दियत का आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। सॉरी, मुझे ना जुकाम हुआ है, मुझे ठंड लगी हुई। सर बस ये कभी है। हाँ जी, ठंड वाकई काफी यार मुझे ना। सर ये 3 जो है हाँ जी, इसके बहुत। हाँ जी, ठंड मुझे जो है ना, कल मैं ठंडे पानी से नहा लिया मैं सर आप पढ़ाएं। तो उस वजह से थोड़ा सा जो है ना। अच्छा जी, अब ये दांतों के हवाले से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है लॉ गैट के अंदर। तो अगर आपने मिल्क टीथ के अलावा जो पक्का दांत जो जिस एज में हम हैं, इस एज में अगर आपने किसी को छोड़ दिया है तो ये 20वां हिस्सा आपको दियत का पे करना होगा। सबसेक्शन 2 है द अर्ज फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर टीथ शैल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत। 20 दांत आपने तोड़ दिए या 20 से ज्यादा तोड़ दिए तो आपको पूरी दियत पे करना होगी जी। ठीक हो गया जी। सबसेक्शन 3 है वेयर द इतलाफ इज ऑफ अ मिल्क टूथ, आपने मिल्क टूथ किसी का तोड़ दिया, द अक्यूज शैल बी लायबल टू दमान एंड मे, तो अब दमान की सजा है, अर्श खत्म हो गया, मिल्क टूथ के ऊपर अर्श नहीं लगता, दमान लगती है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, 1 रुपए की सजा सुना दे या 1 लाख की सुना दे। ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, या फिर 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे है अर्श फॉर हेयर whoever uproots all the hair of the head, beard, mustaches, eyebrow, eyelashes, or any other part of the body shall be liable to arch equal to diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। आपने किसी के सर के तमाम बाल खींच दिए, उखाड़ दिए, या दाढ़ी के या मूंछों के या आईब्रोज या आई लैशेस, तो ऐसी सूरत में आपको पूरी दियत एज अ अर्श देनी पड़ेगी और ताजीर के तौर पे आपको 3 साल तक की कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। अब नीचे है सबसेक्शन बी, 1 आईब्रो शैल बी लायबल टू अर्श इक्वल टू 1/2 ऑफ द दियत। एक आईब्रो अगर आपने जाया की किसी की तो पे करना होगी। दो दोनों आईब्रोज अगर आपने किसी के उतारनी है या रिमूव करनी है तो पूरी दियत पे करना होगी। अब आई लैशेज आपके 4 हैं, 1 eyelash शैल बी लायबल टू अर्श इक्वल टू 1/4। अब एक आई लैश आपने खत्म की तो 1/4, 2 की तो 2/4, चारों के 4 कर दी तो फुल पेमेंट ऑफ दियत आपको कर। Where the hair of any part of the body of the victim are forcibly removed by any process not covered under subsection 1, the accused shall be liable to demand and imprisonment of either description which may extend to 1 year।
अब इसके अलावा अगर कोई बॉडी पार्ट का जो एक एक हेयर्स हैं वो रिमूव किए गए हैं जो ऊपर कवर नहीं हो रहे, तो ऐसी सूरत में जो सजा है वो दमान की यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में चली जाएगी, और जो सजा है एज अ ताजीर वो 1 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। आज के लिए मेरा ख्याल है यहाँ तक काफी है, क्योंकि ये आप लोगों ने अब याद भी करने हैं और इसमें से लॉग एट में सवाल भी पूछे जाते हैं। काफी है जी यहाँ तक? जी सर। जी सर कभी जी ठीक है। 7W से हम शुरू करेंगे, और फिगर सोचे जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 से 30 ये भी कल आप लोगों ने पढ़ के आने हैं, ठीक हो गया जी? फिगर सोचे आर्टिकल 21 से 30, आज तो टाइम नहीं बचा हमारे पास, तो कल मैं आर्टिकल 11 से 30 तक जो आर्टिकल है वो सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है जी? ओके सर। ठीक है ठीक है जी, इंशाल्लाह ठीक ताला है सर। कल मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज।